हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार चैनल पे आपको स्पेशल फैक्ट क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए, काफी लोग बोलते हैं कि सैटरडे संडे को क्लास नहीं आती, तो देखिए 5 दिन आपको लगातार क्लासेस दी जाती हैं, स्पेशल फैक्ट वाली भी और टेस्ट सीरीज भी। सैटरडे संडे को कुछ वरियस टॉपिक पर मैं वीडियो देता हूँ, जैसे कि आपके एग्जाम कब तक होंगे, कौन सी नई वैकेंसी आएगी, स्ट्रेटेजी वीडियो हो गया। इसके अलावा कोई भी अपडेट वाली वीडियो है, और साथ ही हमारा गपशप कौतिक वगैरह हम शनिवार और रविवार को करते हैं। ठीक है, तो इसलिए शनिवार रविवार को क्लास उपलब्ध नहीं होती कभी कभी। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में आपको शनिवार तक कम से कम क्लासेस मिले, लेकिन 5 डेज क्लासेस देने की पूरी कोशिश रहती है। और आज मंडे है, तो आज हम देखेंगे जीएस स्पेशल फैक्ट क्लास नंबर 5। उत्तराखंड और हिंदी में 10-10 क्लासेस से ऊपर हो चुके हैं स्पेशल फैक्ट में, और उत्तराखंड जीके में और हिंदी में लिमिटेड आएंगे ये क्लासेस स्पेशल फैक्ट क्लास। बाकी तो मैंने कवर कराया हुआ है पहले। जीएस की क्लासेस काफी कम है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो इसलिए जीएस की जो स्पेशल फैक्ट क्लास आएंगी थोड़ा ज्यादा आएंगी। ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहे। बाकी देखिए, आगामी अगर ग्रुप सी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हो और आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो हमारी एप्लीकेशन पे आपको जाना है। वहां पर आपको 50+ फुल लेंथ एवरग्रीन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो कि बाइलिंगुअल है और यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है वो। ठीक है, तो इसको आप इनरोल कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट के साथ साथ 20 टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसके अलावा कंप्यूटर, डिजास्टर मैनेजमेंट, सामान्य हिंदी, उत्तराखंड के जीके के संदर्भ में कुछ अन्य टॉपिक भी। और इसमें जल्दी ही टॉपिक वाइज टेस्ट में मैं एक टेस्ट और ऐड करूंगा, जो कि उत्तराखंड की कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों पर आधारित होगा। ठीक है, एक टेस्ट और आएगा, 21 हो जाएंगे टॉपिक वाइज टेस्ट इस टेस्ट सीरीज में, तो इसको आप इनरोल कीजिएगा। बाकी साथ ही इसमें आपको हर मंथ का करंट अफेयर्स मिलता है उत्तराखंड और नेशनल इंटरनेशनल, उसके भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे उपलब्ध है। तो एक मिनिमम प्राइस में आपको दोस्तों पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है, ग्रुप सी के साथ साथ टॉपिक वाइज और साथ ही करंट अफेयर की। तो इनरोल कीजिएगा इस कोर्स में, और सबसे बेहतरीन बात यह, इस कोर्स की वैलिडिटी पूरे 1 साल की है। चलिए, आज सामान्य दिन जीएस स्पेशल फैक्ट क्लास नंबर 5 है आज। इसमें आज समझेंगे भारतीय मौद्रिक प्रणाली को, यानी कि अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन खासकर जो मौद्रिक प्रणाली में बनता है, जो भारत में मुद्रा की 4 अवधारणाएं रखी गई है मुद्रा स्टॉक की, जिसमें M1 मुद्रा क्या होती है, M2 क्या होती है, M3 क्या होती है और M4 क्या होता है। बहुत ही बारीकी से आप समझेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आयोग ने, और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो टॉपिक रहेगा आज का इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, भारतीय मौद्रिक प्रणाली। अब भारत की जो वर्तमान मौद्रिक प्रणाली है ना, वो अपरिवर्तनीय कागज करेंसी प्रणाली में है, यानी कि इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी पर आधारित है। और इसका पूरा मैनेजमेंट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की करेंसी का पूरा मैनेजमेंट करता है आरबीआई। आरबीआई को आप जानते हैं, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1935 को आरबीआई स्थापित हुआ था भारत में। किसके द्वारा? जो हमारा भारत शासन जो अधिनियम लाया गया था ना, उसके तहत। और इसके लिए देखिए, हमारा एक उस समय कमेटी भी बनी थी, एक कमीशन बना था, जिसको बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन की संस्तुति पर आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को भारत में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आरबीआई आपको पता है दोस्तों, देश में 2 रुपए से लेकर 500 रुपए अभी हमारा मैक्सिमम नोट है, 2000 का नोट बंद हो चुका है लगभग। तो आरबीआई देश में 2 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोटों का निर्गमन करता है। ठीक है, इतने नोट ये छापता है। इसके अलावा जो हमारी टकसाल होती है, जहां पे सिक्के वगैरह डाले जाते हैं, मिंट जिसको कहते हैं, तो कौन कौन सी मिंट है भारत में, वो भी हम देखेंगे। उसके अलावा भारत में जो भी हमारी करेंसी नोट, करेंसी कागज वाले जो भी महत्वपूर्ण हमारे क्षेत्र हैं, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, कहाँ पे स्थित है वो देखेंगे। तो आरबीआई का काम क्या है? देश में नोटों का हमारा मैनेजमेंट करना, जो भी करेंसी है। ठीक है, अब करेंसी या मुद्रा तो आप सभी लोग जानते हैं ना, इसको तो बेसिक सा टॉपिक है, ज्यादा डिस्कस में करूंगा नहीं। मुद्रा यानी कि मनी या करेंसी। ठीक है, मनी लिख देता हूं मैं, चलिए पैसा। अब पैसा क्या होता है आप सभी को पता है। पैसा एक हिसाब से भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाने वाली एक वस्तु को हम मुद्रा कहते हैं। ठीक है, या विनिमय में प्रयोग की जाने वाली एक वस्तु, विनिमय में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? विनिमय के लिए जो प्रयोग होते हैं, मुद्रा। अब मुद्रा से मतलब केवल कागजी नोट और सिक्के हैं क्या? क्या आरबीआई की जो कागजी नोट है, कागजी नोट और जो सिक्के हैं, क्या केवल यही मुद्रा है, या इसके अलावा भी किसी और चीज को मुद्रा माना जाता है? इसके अलावा भी हमारी देखिए दोस्तों मुद्रा मनी है, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड,
ये मुद्रा का ही प्रकार है। इसके अलावा आपका डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड के अलावा डिमांड ड्राफ्ट जो हम बनाते हैं डीडी, डीडी के अलावा देखिए हमारे जो चेक होता है, ठीक है, चेक वगैरह होता है, ये सभी हमारे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट डेबिट कार्ड। इसके अलावा हमारा पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा समझते हैं ना, पत्र मुद्रा जो हमारे सिक्योरिटीज होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज होते हैं ना, वो कई बार रिलीज किए जाते हैं बैंकों के द्वारा 10 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा किसान बचत पत्र, तो ये सभी हमारी किस में आ जाते हैं, मुद्रा के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा जो जमा मुद्रा होते हैं, जो भी हमारे सेविंग में जमा पैसा होता है, लाइक वो हमारे सेविंग अकाउंट में हो, इसके अलावा हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट हो, टर्म डिपॉजिट हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, ये सभी हमारे किस में आ जाता है, मुद्रा में आ जाता है, ठीक है। तो ये समझ गए। अब देखिए भारत में जो मुद्रा है इसको रेगुलेट कौन करता है, तो भारत में मुद्रा को रेगुलेट करने वाली संस्था मैंने क्या बताई, आरबीआई। और आरबीआई के द्वारा जिस मुद्रा को रेगुलेट किया गया है या जिस मुद्रा को जारी किया गया है उसको कहा जाता है वैधानिक मुद्रा, वैधानिक मुद्रा, ठीक है। तो वैधानिक मुद्रा वह मुद्रा है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्गमित किया जाता है, ठीक है। इसको वैधानिक मुद्रा कहते हैं, जैसे कि नोट्स वगैरह हैं, ये सभी वैधानिक मुद्रा है, लीगल करेंसी इसको हम कहेंगे। ऐसे देखिए हमारा साख मुद्रा, क्रेडिट मनी, तो क्रेडिट मनी अगर मैं बात करूं देखिए आपका, तो क्रेडिट मनी में आपका आ जाता है जैसे कि बैंक जो भी हमारा चेक जारी करता है, ड्राफ्ट जारी करता है, ठीक है, और बैंकों में जमा जो भी हमारी एफडी आरडीज होती हैं, तो ये हमारी कहलाती है क्रेडिट मनी, ठीक है। इसके अलावा एक होती है कॉमन मनी। कॉमन मनी का मतलब क्या होता है, कॉमन मनी जो हम अपने पास रखते हैं और उसका यूज करते हैं, यानी कि जो हम लोगों के पास है, जैसे मान लो आपके पास अभी 2,000 रुपए जेब में है, 10,000 रुपए जेब में, ठीक है, नोट्स हैं, या मेरे पास मान लो 2,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं और सिक्के हैं मेरे पास कुछ, तो जो मेरे पास एक कॉमन पर्सन के पास जो मुद्रा है और जिससे वो विनिमय कर रहा है, ठीक है, यानी कि छोटे मोटे सौदे परिचालन में जो नोट और सिक्के हैं उसको कहा जाता है हमारा कॉमन मनी, ठीक है, साधारण मुद्रा। ऐसे हमारा एक होता है पत्र मुद्रा, करेंसी नोट, कागजी मुद्रा, जिसको आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और एक होती है हमारी बैंक मुद्रा, ठीक है। बैंक मुद्रा जो है हमारे बैंकों में जो जमा होते हैं, जो भी हमारे बैंकों में डिपॉजिट होता है उसको बैंक मनी कहा जाता है। और आजकल देखिए हमारा एक और नया प्रकार है ई रूपी। गवर्नमेंट ने देखिए ट्रायल बेस पे ई रूपी शुरू किया है, ई रूपी, ठीक है। तो ई रूपी जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक रूपी, यानी कि वर्चुअल रूप में ये भारत की ही करेंसी होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूपीआई अलग चीज है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, को इससे लिंक मत कीजिएगा। वो हमारी जो भौतिक मुद्रा अकाउंट में जमा रहती है उसी भौतिक मुद्रा को हम दोनों तरीके से यूज कर पाते हैं। एटीएम से नोट्स के रूप में निकालेंगे तो वैसे विनिमय कर सकते हैं, और अगर हम उसको यूपीआई वगैरह कर रहे हैं और गूगल पे कर रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं, तो वो हमारा डिजिटल फॉर्मेट में उस मुद्रा को दाएं बाएं कर रहे हैं। ई रूपी हमारी वास्तविक तौर पर डिजिटल मुद्रा है, डिजिटल, ठीक है, ये वास्तविक डिजिटल मुद्रा है, ठीक है, जो कि हाल के वर्षों में ही ट्रायल बेस पे, पायलट प्रोजेक्ट के बेस पे लॉन्च की गई थी। तो ई रूपी जो कि इंटरनेट के थ्रू या डिजिटल रूप में जो जमा रहेगी बैंक में आपके, आप उसको फिजिकल फॉर्मेट में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि डिजिटली वो रहेगी, उसमें डिजिटल नोट्स भी मिलते हैं। अभी आपको मैं अभी एप्लीकेशन इसमें है नहीं मेरी स्क्रीन में, तो मैं दिखा देता, ठीक है। मेरा कैनरा बैंक में अकाउंट है, तो कैनरा बैंक में मैंने डिजिटल ई रूपी में कन्वर्ट किए थे 2-2,500 रुपए। तो उसमें देखिए 100 रुपए का अलग नोट है, 200 का अलग है, 50 का अलग नोट है, नोट्स वगैरह ही मिलेंगे लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में मिलते हैं, है ना, तो वो अलग चीज हो गई। और एक होती है हमारी देखिए वर्चुअल करेंसी, और ये डिजिटल मुद्रा भी वर्चुअल है, लेकिन एक वर्चुअल करेंसी जो है भारत में लीगल नहीं है, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन। बिटकॉइन क्या है, एक वर्चुअल करेंसी है, ठीक है, वर्चुअल करेंसी। ऐसे आपका इथेरियम है, तो ये जो बिटकॉइन और इथेरियम वगैरह है ये आपका ग्लोबल लेवल पे वर्चुअल करेंसी हैं, केवल आभासी मुद्रा है ये, इनको हम छू नहीं सकते। वर्चुअल करेंसी का मतलब ये होता है, डिजिटल करेंसी का मतलब जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है। जबकि हमारे बैंक में जमा जो पैसा है उसको हम डिजिटल माध्यम से भी लेन देन कर सकते हैं और फिजिकल माध्यम से भी, यानी फिजिकल माध्यम मतलब बैंक जाके विड्रॉल कर सकते हैं या एटीएम से नोट्स निकाल के उनको छू सकते हैं, यही अंतर है, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन क्या लीगल टेंडर है, मैंने आपको क्या बताया, भारत की मुद्रा को आरबीआई रेगुलेट करता है, जिसमें रुपया आपका विनियमित है और साथ ही हमारा उसको रिकॉग्नाइज किया गया आरबीआई के द्वारा। लेकिन बिटकॉइन जो है भारत में लीगल टेंडर नहीं है, गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने इसको अभी तक लीगल टेंडर नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये एक कह सकते हैं कि अभी तक लीगल नहीं है करेंसी भारत में। हालांकि इसके लेन देन पे गवर्नमेंट ने अच्छा खासा टैक्स लगाया हुआ है, लेकिन अभी तक लीगल नहीं किया गया देश में। बताइए ये कैसा, मतलब एक क्रॉस क्वेश्चन है बहुत बड़ा कि गवर्नमेंट ने वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफर पे, विड्रॉल पे टैक्स इनपुट किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इस मुद्रा को लीगल टेंडर नहीं दिया हुआ है। समझ रहे हैं कितनी बड़ी पॉलिसी है।
हालांकि गवर्नमेंट चाहती है कि इसका उपयोग कम हो, क्योंकि कई बार कुछ गलत गतिविधियों में भी इस करेंसी का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हमारा टेररिज्म जो एक्टिविटीज होती हैं, टेररिज्म की जो टेररिस्ट वगैरह की फंडिंग वगैरह होती है, तो ये इसी से कर रहे हैं आजकल बड़े बड़े बाहर से फंडिंग ग्रुप्स वगैरह। ये पकड़ में नहीं आता, बाद में इस बिटकॉइन को कन्वर्ट कर दिया जाता है डॉलर्स में, फिर उसके बाद पैसा निकाल लिया, है ना। तो ये चीजें होती हैं, तो समझ गए ना। तो वर्तमान में भारत में किस प्रकार की मुद्राएं चलती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत की जो मौद्रिक प्रणाली है, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। तो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम को जानिए भैया। आपका सबसे पहले देखिए दशमिक प्रणाली, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशल फैक्ट क्लास है, मैंने थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इस पूरे टॉपिक का, लेकिन अब हम स्पेशल फैक्ट पे ही बात करेंगे। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि भारत ने किस वर्ष दशमिक प्रणाली को अपनाया था। तो भारत में जो दशमिक प्रणाली है, जिसको डेसिमल सिस्टम कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम को भारत ने अपनाया 1957 में। क्या था भाई डेसिमल सिस्टम, तो इसमें ये बोला गया कि भारत में जो 1 रुपया हो गया, जो भारत का 1 रुपया होगा वो 100 पैसे से मिलकर बना होगा, 100 के गुणांक में इसको तोड़ दिया, 100 पैसे, यानी कि 1 रुपए में 100 पैसे होंगे। 1957 से पहले क्या होता था, ब्रिटिश काल में क्या चलता था, आना चलता था, 1 आना, ठीक है, 1 आना, फिर उसके बाद 2 आना, जैसे 4 आना, 4 आने का मूल्य जो था कितने के बराबर था, 25 पैसे के बराबर, ठीक है। ऐसे 8 आना होता था, 8 आना यानी कि 50 पैसा, और 1 रुपए में होता था आपका कितना, 1 रुपए में 16 आना होता था, ठीक है। तो कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी नहीं, ऐसे बताओ। जैसे हमारा $1 में 100 सेंट होता है, यूएसए की करेंसी को लो आप, ऐसा ही इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या किया 1957 में, बोला कि अब हम दशमिक प्रणाली को अपनाएंगे, 1 रुपए मतलब 100 पैसे, ठीक है। और इस समय इसको नाम दिया गया 1957 में नया पैसा। जितने भी उसमें सिक्के डाले गए, जैसे कि 25 पैसे का सिक्का डाला गया, तो उसके नीचे नया पैसा लिखा गया, 25 नया पैसा, ठीक है। और बाद में इसको गवर्नमेंट ने 1 जून 1964 को, 1 जून 1964 को गवर्नमेंट ने क्या किया, जो नया पैसा था इसको केवल पैसा में बदल दिया। 1964 के बाद जो भी सिक्के छपे या ढले टकसाल में, इन पर क्या हुआ, केवल पैसा लिखा हुआ है, नया पैसा लिखना बंद कर दिया, ठीक है, 1 जून 1964 से। ये आपको ध्यान रखना है। अब भारत में जो है देखिए करेंसी नोट छापने का एकाधिकार किसके पास है, रिजर्व बैंक इंडिया के पास है, यानी कि रिजर्व बैंक इंडिया के पास मोनोपोली है। और भारत सरकार के स्वामित्व और प्रबंधन के अंतर्गत क्या करता है, ये भारत में नोट छापता है, 2 रुपए से लेकर कितने तक के, 500 रुपए तक के, ठीक है, 500 रुपए तक के नोट। हालांकि आरबीआई देखिए मैक्सिमम 10,000 रुपए तक के नोट छाप सकता है। कभी क्वेश्चन आपका बनेगा कि आरबीआई मैक्सिमम कितने का नोट छाप सकता है, तो मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है और इनको निर्गमित कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और निर्गमित जो भी करेंसी होती है ना, नोटों के विरुद्ध आरक्षण रखा जाता है, उसके विरुद्ध एक रिजर्व भंडार भी रखा जाता है। वो रिजर्व भंडार क्या होता है अभी आगे आप जानेंगे। अब 2 रुपए का नोट से 500 रुपए तक तो आरबीआई छापता है, तो 1 रुपए का नोट भी तो होता है, 1 रुपए का सिक्का भी होता है, नोट भी होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, 1 रुपए का सिक्का बनाने में गवर्नमेंट का अभी वर्तमान में 1.11 रुपए लगता है। यानी कि गवर्नमेंट अगर 1 रुपए का डॉलर छाप रही है ना, मतलब 1 रुपए का डॉलर ढाल रही है, तो 1 रुपए का डॉलर डालने में गवर्नमेंट का 1 रुपया 11 पैसा लगता है, यानी कि 11 पैसा माइनस होती है गवर्नमेंट हर 1 रुपए डॉलर को ढालने में। अब फिर भी उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, 1 रुपए का सिक्का ही ज्यादा डालती है, 1 रुपए का नोट इससे सस्ता पड़ता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट 1 रुपए के नोट को कम छापती है। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि नोट की जो एज होती है वो कम होती है, 1-2 साल में नोट खराब होने लगता है, जबकि सिक्का जो है कम से कम 15-20 साल तक आराम से चल जाता है। ये रीजन है। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है फिर भारत में, तो 1 रुपए का नोट भारत में वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय, और इसमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव, फाइनेंशियल सेक्रेटरी। और बाकी 2 रुपए से लेकर 500 रुपए के नोटों में किसके साइन होते हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के जो भी गवर्नर होते हैं उनके साइन होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब भारत में जो नोट छपते हैं किस प्रकार से छपते हैं, कई बार आपने सोचा ऐसा, यार सरकार गरीबी दूर करने के लिए एक बार में बहुत से नोट क्यों नहीं छाप देती, मजा ही आ जाएगा, है ना। मान लो आरबीआई धुआंधार नोट छापने लगे, सब गरीबों को पास पैसा आ जाए, जितनी गरीबी है पूरी गरीबी हटा दो भाई, तो क्या ये संभव है, ऐसा क्यों नहीं करता होगा आरबीआई, बताइए क्या रीजन होगा इसके पीछे। तो सरकार ऐसा जानबूझ के नहीं करती दोस्तों, इसका रीजन है इन्फ्लेशन, ठीक है। मान लीजिए देखिए अगर सरकार बहुत से नोट छाप दे, बहुत से नोट छाप दे, तो लोगों के हाथ में अचानक से बहुत सा पैसा आ जाएगा और बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी। पैसा तो अंधाधुंध आ गया, लेकिन सामान की आपूर्ति तो वही हो रही है ना, जितना सामान आ रहा है बाजार में, जो भी वस्तु सामान है, आपूर्ति तो सेम रहेगी, सप्लाई तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ लोगों के हाथों में अंधाधुंध पैसा आ गया है, तो क्या होगा फिर,
ऐसी कंडीशन में हो जाएगा इन्फ्लेशन हाई लेवल का, जो ये वस्तुओं की कीमत है आसमान छूने लगेंगी। जो 100 रुपए की चीज आ रही थी आज, वो आपकी 1,000 रुपए की हो जाएगी या 10,000 रुपए की हो जाएगी। तो पैसे की वैल्यूएशन तो अपने आप ही कम हो जाएगी, पैसे की वैल्यूएशन कम हो जाएगी। तो क्या होगा, पैसे का अगर वैल्यूएशन कम होगा तो भैया रुपए की कीमत गिर जाएगी, रुपए की कीमत बहुत ज्यादा गिर जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, आपका निवेश जो है, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो भी रुक जाएगा और देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। ठीक है, और आर्थिक अस्थिरता भी आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी बहुत ज्यादा इकोनॉमी में, मांग और आपूर्ति का बैलेंस बिगड़ जाएगा, ये होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। एक बार आपने पढ़ा होगा कुछ साल पहले वेनेजुएला ने ऐसा किया था। वेनेजुएला ने क्या किया था, बहुत ज्यादा करेंसी छाप दी। जब बहुत ज्यादा करेंसी छापी तो उन्होंने $1 की वैल्यूएशन वहां पे हो गई थी 2.5 करोड़ रुपए। बताइए, अमेरिकन $1 वहां पे 2.5 करोड़ रुपए वेनेजुएला के बराबर हो गया था। यानी कि वेनेजुएला का 2.5 करोड़ रुपए $1 के बराबर था। उन लोगों ने करेंसी ज्यादा छाप दी, डिमांड सप्लाई की चेन खराब हो गई। एक ब्रेड वहां पे मिल रही थी आई थिंक 10 लाख रुपए की या 20 लाख रुपए की, तो करेंसी का वैल्यूएशन तो गिर गया ना। बड़े बड़े नोट छाप के क्या फायदा। अगर आपका देखिए $1 कितना स्ट्रांग है बताइए, 1 पाउंड स्टर्लिंग कितना स्ट्रांग है, 1 यूरो कितना स्ट्रांग है देखिए। और आपने देखा होगा इन कंट्रीज में छोटे छोटे नोट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, $1, $10, $50, $100। देखा आपने, बड़े नोट नहीं छपेंगे जिसकी करेंसी जितनी मजबूत होगी। तो ये चीजें होती है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ज्यादा नोट छाप के गरीबी दूर करने का प्रयास नहीं करती है। समझ पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भारत में जो नोट आते हैं ना, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का जो निगम प्रणाली है वो न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, न्यूनतम कोष प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, न्यूनतम कोष प्रणाली यानी कि इसको बोला जाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलते हैं, माफ कीजिएगा MRS बोलेंगे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, देखिए आरबीआई को ना, रिजर्व बैंक को न्यूनतम कोष प्रणाली, इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि आरबीआई को अगर नोट छापने हैं तो नोट छापने के लिए हर समय अपने पास 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना होगा। 200 करोड़ का रिजर्व हमेशा होना चाहिए आरबीआई के पास, 200 करोड़ का रिजर्व। ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, 200 करोड़ में से आपका 115 करोड़ रुपए वैल्यूएशन का सोना होना चाहिए, गोल्ड। 115 करोड़ का गोल्ड हमेशा होना चाहिए। और इसके अलावा बचे कितने, 85 करोड़, और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा है। ठीक है, 85 करोड़ क्या होनी चाहिए, फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, विदेशी मुद्रा या प्रतिभूति होनी चाहिए, या विदेशी कोई भी बॉन्ड होने चाहिए गवर्नमेंट के पास। तो ये आपका कहलाता है न्यूनतम कोष प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति जो है बैलेंस्ड रहे और साथ ही विश्वास बना रहे। भारत में जो ये न्यूनतम कोष प्रणाली लाई गई थी, ये नया पैसा यानी कि 1957 से ही जारी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1957 से ही ये प्रचलन है, और आरबीआई अपनी जरूरत के हिसाब से इस सीमा से ज्यादा नोट जारी कर सकता है। कई कंडीशन में कंडीशंस होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब देश में हमारा नोटबंदी हुई थी। ठीक है, तो नोटबंदी यानी कि डिमोनिटाइजेशन हो गया था, तो 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हो गए। तो उस समय आरबीआई ने 500 का और 2000 का नोट छापा मुद्रा की आपूर्ति को बहाल रखने के लिए, ताकि मुद्रा की आपूर्ति, डिमांड सप्लाई वाला जो सिस्टम है, बिगड़े ना। तो 2000 के नोट भी छापे, तो जैसे स्थिति सामान्य हुई धीरे धीरे 2000 के नोट कम कर दिए मार्केट में, और आज आपने देखा कि 2000 के नोट बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं, जो कि एक बेहतरीन कदम है। और डिमोनिटाइजेशन एक बहुत बढ़िया माना जाता है अर्थव्यवस्था के लिए। जो ब्लैक मनी का रिजर्व करते हैं काफी लोग, काला धन करते हैं ना संचय, तो अगर डिमोनेटाइजेशन होता है तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो एक अच्छा एक स्टेप माना जाता है डिमोनेटाइजेशन। ऐसे एक डिवैल्यूएशन होता है, डिवैल्यूएशन में क्या होता है आपका विमुद्रीकरण। ठीक है, विमुद्रीकरण, ये ध्यान रखेंगे, माफ कीजिएगा अवमूल्यन कहते हैं उसको। डिमोनेटाइजेशन आपका नोटबंदी हो गई, और एक होता है आपका डिवैल्यूएशन, जानबूझ के करेंसी का रेट जब कम कर दिया जाता है। तो मान लो आज $1 आप देख रहे हैं 90 रुपए के आसपास है इंडियन। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया और अपना जो रुपया है वो $1 के मुकाबले क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और 100-120 रुपए कर दिया। ठीक है, यानी कि अपनी मुद्रा की वैल्यू कम की, अवमूल्यन किया। इससे फायदा ये होता है कि आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि दूसरे देश की तुलना में क्या हुआ है, हमारी मुद्रा कमजोर हुई है। तो जब हमारी मुद्रा कमजोर होगी तो उनका जो पैसा है यहाँ पे ज्यादा काम करेगा ना, उनके पैसे की वैल्यूएशन बढ़ गई। हमारे पैसे की अगर डिवैल्यूएशन हो रहा तो दूसरे कंट्री के पैसे की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो सही ना, जस्ट अपोजिट है ये चीजें, है ना। तो ये होता है,
इकोनॉमी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आरबीआई के पास हमेशा 200 करोड़ रुपए का रिजर्व होना चाहिए। इसी को न्यूनतम कोष प्रणाली यानी कि एमआरएस कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। इसी आधार पर नोट छापता है आरबीआई। अब आगे देखेंगे, भारत में मुद्रा स्टॉक माप की 4 अवधारणाएं हैं। ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए जो भारत में मुद्रा है, आरबीआई के द्वारा भारत में जो मुद्रा संभरण है उसकी जो अवधारणा यहाँ पे बनाई गई है उसको मुद्रा स्टॉक माप कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मुद्रा स्टॉक माप। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो ये कहलाता है आपका मनी स्टॉक मीजर कहलाता है। ठीक है, यानी कि मौद्रिक योगों के जो प्रमाप होते हैं वो कहलाते हैं। इनको M1, M2, M3 और M4 के रूप में यहाँ पर आरबीआई ने अलग अलग क्लासिफाइड किया है। ठीक है, तो M1 मुद्रा क्या होती है, M2 क्या होती है, M3 क्या होती है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं M1 मुद्रा। देखिए M1 मुद्रा, M1 करेंसी या मनी बोल सकते हैं। तो M1 मुद्रा क्या होती है? देखिए M1 होता है जो कि हमारे पास है, मैं बोलूंगा लोगों के पास, लोगों के पास जितना पैसा है प्लस, ठीक है ध्यान रखिए, लोगों के पास जितना पैसा है, जितना पैसा में आपका क्या है, नोट प्लस सिक्के, जितने भी नोट और सिक्के लोगों के पास है, कॉमन पीपल के पास, हम जैसे लोगों के पास। ओके, उसके अलावा बैंकों की मांग जमा। ठीक है, बैंकों में जो भी मांग जमा है, बैंकों की मांग जमा का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, बैंकों की मांग जमा। ठीक है, प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, ये आपका M1 मुद्रा है। M1 मुद्रा में देखिए किस पैसे को रखा गया है, जो जनता के पास है नोट और सिक्के के रूप में, जो भारत के जो भी बैंक हैं, बैंकों के पास डिपॉजिट्स हैं वो, और साथ ही जो रिजर्व बैंक के पास एक्स्ट्रा यानी कि जो अदर डिपॉजिट्स हैं, तो ये आपका M1 मुद्रा कहलाती है। ठीक है, और M2 में क्या आ जाता है? देखिए M2 में आपका M2 मुद्रा क्या होती है? देखिए M2 मुद्रा, तो M2 मुद्रा होती है आपकी M1 प्लस। देखिए M1 मतलब इतनी सब, ये जितनी मुद्रा ये आ गई है, ये M1, ये M1। ठीक है, तो M2 मुद्रा में होता है आपका M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में बचत जमा, डाक घरों में बचत जमा। बचत मतलब केवल सेविंग, जो भी लोगों की सेविंग्स हैं, ध्यान से समझिएगा इस टर्म को। M2 मुद्रा में आपका M1 में जितनी भी जमा होती है प्लस लोगों का जो पैसा पोस्ट ऑफिसों में सेविंग अकाउंट में जमा है, वो आपका M2 मुद्रा में आ जाता है। क्लियर? इसके बाद देखिए आपकी M3 मुद्रा क्या होती है? M3 में आपका आ जाता है, देखिए M3 जो मुद्रा होती है, M3 करेंसी, इसमें आपका आ जाएगा देखिए आपका M1, जो मैंने आपको बता दिया M1 प्लस, M1 के साथ साथ इसका बैंकों में जो लोगों की सावधि जमा है, जितने भी बैंक है, M1 प्लस बैंकों में लोगों की सावधि जमा। सावधि जमा का मतलब क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बैंकों में जो लोगों का सावधि जमा है, टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, तो M1 प्लस बैंकों में लोगों का जो भी आपका सावधि जमा है, जैसे करते हैं ना कुछ लोग बहुत लंबे समय के लिए करते हैं जमा पैसा, इतने साल बाद इतना पैसा हो जाएगा, तो उस पैसे को आपका रखा जाता है इसमें, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि टर्म डिपॉजिट। M1 प्लस बैंकों का जितना भी टर्म डिपॉजिट है वो M3 मुद्रा में आता है। आई थिंक ये पूछा भी गया था किसी एग्जाम में, ठीक है, हाल में ही। और लास्ट में आता है आपका M4। M4 मुद्रा क्या होती है? तो M4 में देखिए ध्यान से समझिएगा, M4 में आपका आ जाता है, देखिए M4 में M3। ठीक है, M3 में जितनी मुद्रा है, M3 में कितनी मुद्रा है? देखिए M3 में M1 प्लस बैंकों का जितना भी आपका टर्म डिपॉजिट है, तो M4 में देखिए आपका पूरा M3 आ जाता है। M3 में इतना इंक्लूड हो गया, यानी कि M1 और आपका M3 हो गया, प्लस M3 में आपका M4 में आ जाता है आपका लास्ट में आपका जो कि पोस्ट ऑफिस में क्या है, पोस्ट ऑफिस के टर्म डिपॉजिट। ठीक है, यानी कि डाक घर में लोगों की सावधि जमा। सावधि का मतलब है टर्म डिपॉजिट।
अब बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। M1 मुद्रा में क्या होता है, जो कि कॉमन लोगों के पास है, जैसे आपके पास, मेरे पास जो भी करेंसी और नोट है, साथ ही हमारे बैंकों में जितना भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं, और साथ ही रिजर्व बैंक के पास जो अन्य डिपॉजिट है, वो M1 मुद्रा में आता है। M2 मुद्रा में M1 प्लस पोस्ट ऑफिसों में जो भी सेविंग डिपॉजिट होते हैं। M3 में आपका क्या हो जाता है, M1 प्लस बैंकों में जितनी भी हमारी टर्म डिपॉजिट है। और M4 में आपका हो जाता है, M3 में जो मुद्रा रखी है, साथ ही हमारा जितने भी पोस्ट ऑफिसों में आपके क्या होते हैं, बचत की जो बचत खाता है उसके अतिरिक्त जितने भी वहां पर टर्म डिपॉजिट होता है पोस्ट ऑफिस के, वो M4 में रखे जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। तो ये होते हैं भारत में मुद्रा संवरण की 4 अवधारणाएं हैं, M1, M2, M3 और M4। समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए क्लियर। बाकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लीजिए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत में देखिए आपका जो भी करेंसी नोट, कागज और गैर अदालती स्टाम्प पेपर होता है, तो वो कहाँ पे होता है, तो ये हमारी सिक्योरिटी पेपर मिल है होशंगाबाद में। सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल जो कि आपकी होशंगाबाद में स्थित है, मध्य प्रदेश। होशंगाबाद कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी बैंक और करेंसी नोट का कागज होता है और जो गैर अदालती स्टाम्प होता है, यानी कि अन्य जो स्टाम्प पेपर होते हैं, उनकी छपाई में जो कागज होता है, उसके लिए शुरू हुआ था। इसके अलावा देखिए बैंक प्रेस नोट। ठीक है, बैंक नोट प्रेस, माफ कीजिएगा, बैंक नोट प्रेस जो है हमारी कहाँ स्थित है, तो बैंक नोट प्रेस हमारी देवास में स्थित है। देवास पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो नोट प्रेस जो है यहाँ पर स्याही का कारखाना है देवास में, और यहाँ पर प्रतिभूति पत्रों की जो स्याही है उसका निर्माण होता है। 20, 50, 100 और 500 के नोट भी यहाँ पे छापे जाते हैं। ऐसे हमारा करेंसी नोट प्रेस है एक, करेंसी नोट प्रेस जो कि आपका कहाँ स्थित है, नासिक में। ठीक है, महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र, NH। ठीक है, यहाँ पर भी 5, 10, 50, 100, 500 आदि के नोट छापे जाते हैं। ठीक है, ये है आपके। और ऐसे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है हैदराबाद की। इसके अलावा यहाँ पे देश के जो भी अंतरदेशीय पत्र होते हैं, पोस्ट कार्ड होते हैं, टिकट वगैरह होते हैं, ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में छपते हैं। ओके, अब इसके अलावा देखिए आपका एक महत्वपूर्ण है आपका, जो भारत में मिंट्स हैं, भारत की टकसालें, भारत की टकसालें 4 जगह पे स्थित हैं मेनली। टकसाले का मतलब, टकसाल क्या होता है, जहां पर सिक्के डाले जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं। ठीक है, जहां पे सिक्के ढालते हैं, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का, 5 रुपए का। तो भारत में 4 सिक्कों की टकसालें हैं। एक मुंबई में है। ठीक है, मुंबई जो कि आपकी स्थापित हुई थी 1880 में। दूसरा आपका कोलकाता मिंट, कोलकाता की मिंट है जो स्थापित हुई थी आपकी 1903 में। इसके बाद हमारा हैदराबाद मिंट, हैदराबाद में एक मिंट, हैदराबाद वाली मिंट स्थापित हुई थी 1950 में। एंड सबसे नवीनतम है इसमें नोएडा, एक है नोएडा में, नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश में, ये स्थापित हुई थी 1989 में, 89 में। ठीक है, तो भारत में ये 4 जगह हैं जहां से सिक्के डाले जाते हैं, यानी कि सिक्कों की ढलाई इन जगह पे होती है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, मौद्रिक प्रणाली और साथ ही RBI की जो हमारी मुद्रा संवरण की 4 अवधारणाएं हैं, वो आपने अच्छे से, मुद्रा स्टॉक माप जिसको कहा जाता है, वो समझ में आया होगा। बाकी कुछ अन्य फैक्ट हमने इसमें कवर किए। ऐसे आगे भी क्लासेस आते रहेंगे और देखेंगे आने वाली क्लास में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को। चलिए, जल्दी मुलाकात होगी। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी अगर टॉपिक समझ में आया तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और अपना बहुमूल्य कमेंट देना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय देवभूमि।